भारत की विदेश नीति के बारे में। किसी भी देश का विदेश नीति काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, और इसी क्रम में हम जानेंगे भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति का यह जो हमारा टॉपिक होगा वह आगामी 65वीं और 66वीं बीपीएससी के मेंस के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, और वर्तमान में चल रहे 64वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए जो भी विद्यार्थी लगे हुए हैं तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, उनके विकास का, महत्वपूर्ण पड़ावों का, और किस प्रकार से भारतीय विदेश नीति का जो मूलभूत तत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। भारत की विदेश नीति जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि विदेश नीति होता क्या है। तो वास्तव में हमारी जो पृथ्वी पर है उस पर लगभग 7 महादेश में, 7 महाद्वीपों में 200 से अधिक देश हैं, और इन देशों के बीच जो आपसी संबंध है वह आपसी संबंध सीधा और सरल नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार की राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति पर आधारित होता है। तो इन संबंधों के आधार पर जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो संबंध होते हैं उन्हें हम विदेश नीति कहते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति उनके कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। विदेश नीति की अगर बात करें तो किसी भी देश की विदेश नीति उनके राष्ट्रहित से जुड़ा होता है। कोई भी देश अपना अगर विदेश नीति बनाता है तो सर्वोपरि होता है राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित के लिए उन्हें किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है विदेश नीति के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर 7 ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। और कोई भी देश अपना विदेश नीति को जब बनाने का या उसका विकास करने का जो प्रयास करता है तो उसके लिए ये 7 फैक्टर जरूर जो है उसको प्रभावित करता है। तो 7 फैक्टर में पहला फैक्टर देखिए, ये भू राजनीतिक स्थिति। किसी भी देश की जो भू राजनीतिक स्थिति होता है वह उसके विदेश नीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि कोई भी देश अपना विदेश नीति अगर बनाने जा रहा है तो उसे यह देखना पड़ेगा कि वह देश किस एरिया में है, वहाँ की भौगोलिक परिदृश्य क्या है, आसपास के जो देश हैं उनसे उनका कैसा ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध है। तो भू राजनीतिक स्थिति बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। दूसरा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह भी 2 देशों के बीच जो विदेश नीति का निर्धारण होता है, किसी भी देश का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है तो वह काफ़ी मायने रखता है। सवाल उठता है कि वह देश किस प्रकार का है, कहाँ से उसका इतिहास प्रारंभ हुआ, और किस तरह से पहले वहाँ पर राजतंत्र था या गणतंत्र था, धीरे धीरे उसका लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो विकास हुआ, वह देश कभी किसी का गुलाम रहा, पराधीन रहा, या प्रारंभ से स्वतंत्र रहा, आसपास के देशों के साथ उसका क्या संबंध है, क्या कभी वह देश किसी महान साम्राज्य का अंग रहा, वहाँ से खंडित हुआ। तो ये काफ़ी सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसके लिए निर्भर करते हैं। फिर आता है उसकी सांस्कृतिक विरासत, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, इन सब चीज़ें भी वहाँ की विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव डालता है। और कोई भी देश अपना विदेश नीति बनाने के लिए इन तत्वों को ध्यान में रखती है। जब विदेश नीति का निर्माण किया जा रहा हो उस समय की परिस्थितियाँ किस प्रकार की होती है। भारत के संदर्भ में भी इसे हम देखेंगे कि जब भारत का विदेश नीति का निर्माण हो रहा था तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। तो किसी भी देश के विदेश नीति जो कि उसके राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रहित के लिए इन सारे फैक्टर को देखा जाता है, तो वहाँ की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ हैं, तत्कालीन परिस्थितियाँ, तो उसको भी रखा जाता है। इसके साथ ही कुछ वैचारिक दर्शन होते हैं किसी भी देश का। जैसे देखिए, तो कई देशों में मार्क्सवाद हावी है, ठीक है, मार्क्स है, मार्क्स के विचारधारा पर उनका विदेश नीति निर्भर करता है। लेनिन, माओ त्से-तुंग, लाओ त्से, या फिर मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, दांते,
मैकियावेली, ये जो वैचारिक दर्शन है, तो यह भी उस देश के विदेश नीति को प्रभावित करता है। भारत के भी संदर्भ में आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार भारत का जो वैचारिक दर्शन है तो वह जो है भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करता है। आर्थिक समस्या, किसी देश के पास जो रोजी रोजगार, रोटी, आवास, कपड़ा, मकान से जुड़े हुए जो समस्या होती है तो वह भी विदेश नीति का निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि वह यह गाइड करता है कि हमें वैश्विक समुदाय के साथ किस प्रकार की रणनीति अपनाना चाहिए। मान लिया जाए कोई गरीब है तो उसको अपने देश में इस प्रकार की विदेश नीति का निर्माण करना पड़ेगा ताकि जो भी विकसित देश हैं तो वहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकें, ताकि वहाँ की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। उसका इस प्रकार से होगा, कहीं से अनुदान मदद मिल सके, इस तरह की होगी। अगर कोई अमीर देश है तो उसका जो विदेश नीति होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होगा। वहाँ का जो है वहाँ के नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं, उनका जो पूरी दुनिया में उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़े जो मामले होते हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि विदेश नीति पर निर्भर करता है। और दूसरी बात है कि जब भी विदेश नीति को बनाया जाता है तो फ्यूचर को भी देखा जाता है। भविष्य की संभावनाओं पर नज़र रखते हुए प्रारंभ में ही विदेश नीति का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि भविष्य में हमारे पास अच्छे अवसर हो, हम उन्नति करें, प्रगति करें और वैश्विक समुदाय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए हम अपनी प्रगति की अपार संभावना को विकास करें। तो ये मुख्यतः 7 पॉइंट हैं जो कि किसी भी देश की विदेश नीति के लिए निर्धारक तत्व होता है और जो कि उसके राष्ट्रहित से जुड़ा होता है। अब आइए बात करते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। जब भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया जा रहा था कि किस प्रकार का हमारा विदेश नीति होगा, तो कई सारी बातें थी उस समय। 1947 में भारत लंबे समय के औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर एक आज़ादी की खुली हवा में सांस लिया था। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के लंबे समय तक भारत में जो औपनिवेशिक शासन था और अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे तो देश में विभाजन भी हुआ। यानी इसके लिए अंग्रेजी नीति को ही जिम्मेवार माना जाता है कि फूट डालो और राज करो की नीति ने ही भारत को एक नहीं रहने दिया और जो भारत की एकता थी उसको खंडित करके भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया। तो विभाजन के बाद जो त्रासदी उत्पन्न हुई, जो लाखों लोग एक तरफ से दूसरी ओर जो पलायन हुआ, उन सब चीज़ों को और साथ ही औपनिवेशिक शोषण से लंबे समय तक जो भारत का आर्थिक शोषण किया जाता रहा, तो उनसे फिर जो है उबरने की जो चुनौती थी, तो ये सभी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के रूप में काम आए। तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा कि भारत की जो भू राजनीतिक स्थिति है वह क्या है, तो दक्षिण एशिया में है। और दक्षिण एशिया में यह जो भारतीय भूमि है इसको भारतीय उपमहाद्वीप का भी नाम दिया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हालांकि पाकिस्तान को इस पर आपत्ति है, परंतु यूरोपीय विद्वानों द्वारा यह कहा जाता है कि जिस तरह से भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को महाद्वीप कहलाने का अधिकार है। यूरोप भी तो एक छोटा सा लैंड है जो कि अफ्रीका से भूमध्य सागर के द्वारा और एशिया से आल्प्स पर्वत के द्वारा अलग होता है। तो अगर यूरोप को हम महाद्वीप कह सकते हैं, उसको कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, तो इंडियन क्षेत्र जो है, जो कि चारों तरफ से पूरी तरह से प्राकृतिक सीमा है, उस सीमा के अंदर को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो ये सारे एक प्राकृतिक जो सीमा है उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें भारत का, तो ये जो तो इधर जो है आप हिंदू कुश पर्वत देख सकते हैं,
ये हिंदू कुश पर्वत है, इधर हिमालय है और इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस तरह से चारों तरफ से जो घिरा हुआ भूभाग है इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भारत की अवस्थिति है, तो आज के परिदृश्य में देखें तो भारत चारों ओर से छोटे छोटे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है और छोटे छोटे पड़ोसी देशों के साथ ही एक बड़ा पड़ोसी देश चीन है। तो इस कारण से भारत की विदेश नीति काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है कि इनके प्राकृतिक सीमा होने के बावजूद भी लगातार पड़ोसी देशों के साथ खट्टे मीठे जो अनुभव रहे हैं तो वह भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं तो उसमें सबसे पहले हम दक्षिण एशिया में इसकी जो विशिष्ट अवस्थिति है तो उसको हम जरूर देखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत कोई ऐसा देश नहीं था जहां का कोई इतिहास और संस्कृति नहीं हो। लंबे काल से हम देखेंगे तो आज से 10 लाख वर्ष पहले जब निम्न पुरा पाषाण काल का समय था, उस समय ही अफ्रीका से माना जाता है कि मानव की उद्गम भूमि अफ्रीका थी, ठीक है, और वहां से मानवों का बसावट जो है नर्मदा घाटी में मिलता है और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता है। और तब से जाकर देखें तो नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो भी काल हैं पाषाण काल, तो उनके बहुत सारे अवशेष भारत में मिलते हैं। नव पाषाण काल के समय में मानवीय बसावट के रूप में अस्थायी बस्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते एक शहरी संस्कृति के रूप में तब्दील हो गया। और बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो फिर वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है, जो कि ग्रामीण सभ्यता है। आज भी भारत में जो हम ग्रामीण परिवेश देखते हैं, लगभग 70% लगभग जनसंख्या जो गाँव में बसती है, तो ये कहीं ना कहीं उस वैदिक सभ्यता की देन है। और ये जो हमारी समृद्ध इतिहास और संस्कृति है, तो किसी भी देश की विदेश नीति में इसका निर्धारण के लिए यह तत्व काफ़ी जिम्मेवार होता है। और जो जो वहाँ से चला, बाद में हम जानते हैं कि बौद्ध और जैन की उद्गम भूमि है भारत, और बहुत सारे जो देश हैं दुनिया में वहाँ पे बुद्धिज्म है। तो उस कारण से भी हमारा जो विदेश नीति है उस परिप्रेक्ष्य में निर्धारण करना पड़ता है। भारत में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, उनका भी इतिहास है। लगभग 8वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में मुस्लिमों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। तो तमाम सारे जो मुस्लिम देश हैं, जैसे खाड़ी देश हैं, तो उनके साथ भी हमारा जो संबंध है तो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। भारत लंबे समय तक जो औपनिवेशिक शासन की गुलामी में रहा, तो निश्चित तौर पर भारत का उन देशों के प्रति सहानुभूति है जो कि अभी तक पराधीन थे। तो उनके लिए जो है उनके समर्थन में भारत का उठ खड़ा होना बिल्कुल लाजमी है। तो इस प्रकार से समृद्ध इतिहास और संस्कृति भी भारत के विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। फिर देखिए भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता भारत में क्या है। तो भौगोलिक रूप से भारत कोई एक समान प्रकार के भूमि का लैंड नहीं है। आप देखिए तो उत्तर में देखिए तो बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां और सघन वनों का आवरण आपको मिलेगा। वही अगर आप पश्चिम में चले जाएंगे तो कम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जो कि थार मरुस्थल का अंग है वो भी देखने को मिलेगा। आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं तो वहां पर चेरापूंजी और मासिन राम जैसे सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भी मिलेंगे। सर्वाधिक सदाबहार वन वाले सघन वनों का आवरण मिलेगा। आप बीच में चले आए, भारत का जो बीच का भाग है, तो वहां पर आपको समतल मैदान मिलेंगे। फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे हुए समुद्र तटीय मैदान भी मिलेंगे और बीच में दक्कन का पठार भी मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की भौगोलिक भूमि और सभी प्रकार की भौगोलिक विविधता भारत में आपको एक साथ मिलेंगे। और इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, अनेक धर्म के लोग हैं। यहाँ भारत में बहुत बड़े और व्यापक पैमाने पर डाइवर्सिटी है। भारत कोई एक कौम नहीं है, यहाँ अनेक धर्म, जाति, जनजाति के लोग रहते हैं। यानी कहा जाए तो जितने लोग उतने धर्म, जितने लोग उतनी संस्कृति, ठीक है। तो सभी
पूरे भारत को अगर देखा जाए, इंटायर इंडिया में, तो फिर सभी की विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, प्रथा, परंपरा बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर भारत में भौगोलिक विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता भी है। तो विदेश नीति हमारा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हम किस देश के साथ कैसा बनाएं। तो उसके बाद देखिए, भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, लंबे समय के औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति मिला, लेकिन एक दर्द उस समय यह भी आ गया कि विभाजन हो गया, और इस विभाजन में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, और पाकिस्तान क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों हिंदू वो भारत आए, और भारत में रहने वाले काफी सारे मुस्लिम वो पाकिस्तान गए। तो ये जो व्यापक पैमाने पर जो पलायन हुआ है, इस परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय विदेश नीति को बनाते समय ध्यान में रखा गया है। तो विभाजन की त्रासदी, जो कि आज भी उसे याद करके लोगों के अंदर एक टीस उठती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसके बाद देखिए, ये जो विभाजन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुआ, इसके कारण यहाँ पर शरणार्थी समस्या भी उत्पन्न हुई। पाकिस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले बहुत सारे शरणार्थी भारत में रहे, उनको भारत की नागरिकता भी दी गई। लेकिन यह भी सत्य है कि बांग्लादेश से आने वाले अभी भी भारत में 1.5 करोड़ ऐसे बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं। ये शरणार्थी की समस्या आज भी कायम है। तो उस समय जो शरणार्थी की समस्या थी, ये शरणार्थी की समस्या भी विदेश नीति के निर्धारक तत्व बना, और बाद में हम देखते हैं कि बांग्लादेश से जब शरणार्थियों की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी भारत में, तो उसके लिए पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध भी हुआ। तो ये शरणार्थी की समस्या ये भारत में है। फिर लंबे समय की जो आर्थिक शोषण था अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान, तो उससे जो भारत की जर्जर अवस्था हो गई थी, तो इसका भी विकास करना था। और विकास के लिए हमारा जो विदेश नीति है, तो वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे जो आसपास के पड़ोस के देश हैं और जो विकसित देश हैं, उनसे हमारा संबंध मधुर होना चाहिए, और आंतरिक विकास के लिए हम कुछ योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करें। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पंचवर्षीय योजना और फिर नीति आयोग जैसे संस्था है जो कि आर्थिक नियोजन के जरिए भारत का विकास करना चाहता है। तो ये आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखा गया। दूसरी बात है कि साम्राज्यवाद का पतन, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 आते आते, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े बड़े जो साम्राज्यवादी देश थे, उनके अंदर इतनी हिमाकत नहीं रह गई, इतना हैसियत नहीं रह गई कि वो बड़े साम्राज्य की रक्षा कर पाए। तो धीरे धीरे पराधीन देश जो है वो आज़ाद होने लगे। तो साम्राज्यवाद का जैसे ही पतन हुआ, तो अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश जो है स्वतंत्र होने लगे। तो भारत को इनके पक्ष में खड़ा होना बिल्कुल लाजमी है, जरूरी भी है और अपरिहार्य भी है। तो इस कारण से भारत ने उन देशों को समर्थन किया, उनके साथ सहानुभूति और उनको हर प्रकार की मदद देने की ये जो सिद्धांत है, ये भारत की विदेश नीति में है कि हम साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, और वहाँ से जो स्वतंत्र होने वाले देश हैं या जहाँ भी जिन देशों में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको हम हर प्रकार के नैतिक, सामाजिक और वैदेशिक या कूटनीतिक जरिए हम उनको समर्थन करेंगे। तो ये भी बात था। दूसरी बात थी, समस्या थी सीमा निर्धारण का। तो सीमा निर्धारण मुख्यतः भारत पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ लाइन है, तो उसको खींचे जाने की भी समस्या थी। और चूंकि चाइना तो उस समय उस स्थिति में था नहीं, बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ देश था, तो उनके साथ चूंकि सीमा निर्धारण हो चुका था, जिसको कि मैकमोहन रेखा आजकल कहते हैं और जिसको कि चीन मानने से इनकार करता है, तो उसी प्रकार रेड क्लिफ लाइन जो खींचा जाना था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यह भी एक विदेश नीति के निर्धारक तत्व है। और दूसरी बात है कि भारत की जो आस्था है वो प्रारंभ से शांति और सह अस्तित्व में रहा है। ठीक है, और हम आगे चलकर देखेंगे कि यही कारण है कि इसके डीपीएसपी के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में से शामिल भी किया गया है कि हम शांत देश हैं, कभी किसी पर अपनी ओर से पहले हमला नहीं करेंगे, और सह अस्तित्व यानी सबों की एग्जिस्टेंस में हम विश्वास करते हैं, मतलब जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो यह जो है भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। अगर हम मैप के जरिए
भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व को थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे, देखिए ये वर्ल्ड का मानचित्र है। ये विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे कि ये उत्तरी अमेरिका में अमेरिका एक सशक्त देश है। ये अमेरिका है, इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका के रूप में देखते हैं। ये यूरोप है, तो यूरोप में यहाँ पर ब्रिटेन है और इसी का शासन था भारत पर। और भारत को देखें तो फिर ये इंडिया है, इधर अरबियन सी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, उधर इंडियन ओशियन है। तो भारत की एक विशिष्ट जो भू राजनीतिक स्थिति है, तो कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक सीमा इसको प्रदान करता है। ये हिंदू कुश पर्वत है और ये हिमालय है, इस प्रकार से यह एक है। लेकिन परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि विभाजन के बाद स्वतंत्रता के समय देश को विभाजित कर दिया गया था इस प्रकार से। और ये चाइना है, हमारा पड़ोसी है, और चाइना के साथ जो कई प्रकार की हमारी लिटिगेशन है। हालांकि जब भारत को आज़ादी मिली थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो रहा था, तो चाइना को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का जो सदस्य है वीटो पावर सहित, उसे दिलवाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी और यह आमंत्रण भारत को मिला था। लेकिन भारत ने यह कहते हुए चाइना को एक तरह से अधिकृत किया कि आप बड़े भाई हैं, एशिया में बड़ी भूमिका निभाएं। लेकिन चाइना आज क्या कर रहा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। तो ये भारतीय विदेश नीति का बहुत ही बड़ा जो निर्धारक तत्व हैं, जो फैक्ट हैं, वह इसके भू राजनीतिक व्यवस्था को लेकर है। फिर देखिए कई चीज़ों को इसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पश्चिम एशिया के जो देश हैं यह मुस्लिम देश हैं, ईरान सहित। तो इन मुस्लिम देश में काफ़ी सारे मुस्लिम रहते हैं और भारत भी पूरी दुनिया में मुस्लिमों की आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा देश है। कुछ समय तक तो दूसरा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान की आबादी बढ़ जाने के बाद अभी तीसरा है। तो यहाँ से भी हमारा संबंध होना चाहिए, बेहतर संबंध होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये सारे तेल उत्पादक देश हैं, तो तेल उत्पादक देशों के साथ भी हमारा संबंध मधुर होना चाहिए, क्योंकि हमें ऊर्जा की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, तीव्र गति से विकास कर रहे देश के लिए ऊर्जा की खपत का बहुत बड़े मायने रखते हैं। उसके बाद ये देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक देश है, पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। इन्होंने एक आसियान नामक संगठन भी बनाया है और काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। तो भारत का काफ़ी पुराना संबंध रहा है, चाहे रामायण को लेकर रहे या फिर बुद्धिज्म को लेकर रहे या फिर इनमें से इंडोनेशिया वगैरह जो मुस्लिम कंट्री है तो उनको लेकर रहा। तो भारत का यहाँ से सांस्कृतिक जुड़ाव भी है और इस कारण से भारतीय विदेश नीति के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। उसके बाद चूंकि भारत में समाजवाद है और समाजवाद के लिए देखिए रसिया है, चीन है, तो इन सबों से भी हमारा दोस्ती का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हमारा रिलेशन है। और चूंकि ये अफ्रीका के जो देश हैं, तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, तो ये सभी काफ़ी लंबे समय तक औपनिवेशिक शोषण से ये लोग भी दबे कुचले रहे हैं। इनको भी आज़ादी बाद में मिली है, लगभग भारत के ही आज़ादी के समय ही 1947, 48, 49, 50 तक ऐसे मिलते रहा। तो भारत का जो नैतिक समर्थन है वह इन देशों के लिए और इन देशों के लिए भी काफ़ी जरूरी है। और ये यूरोपीय देश हैं, साम्राज्यवाद सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ और यहीं से पूरे विश्व में जाके साम्राज्यवादी जो अवधारणा है इन्होंने थोपा। और तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भू राजनीतिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ हम भारतीय विदेश नीति के जो कुछ फैक्टर हैं 4-5, उनको थोड़ा सा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर भारतीय विदेश नीति के ऐतिहासिक तत्व को देखा जाए तो किसी भी देश के साथ हमारा जो वैदेशिक संबंध है यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। तो इतिहास में देखिए कि प्रारंभ से ही हमारा देश जो है बुद्ध का देश रहा है। बुद्ध की सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इनको हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अशोक ने जो अहिंसा की नीति अपनाई थी, बुद्धिज्म के मार्ग पर चला था और प्रजा के जन कल्याण के लिए जो बड़े व्यापक पैमाने पर कार्य किए थे। तो ये हमारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं इनको भी हमें विदेश नीति में शामिल करना ही पड़ेगा। ना सिर्फ विदेश नीति में बल्कि इन तथ्यों को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। उसके बाद चाणक्य जो कि डिप्लोमेसी के लिए
बहुत बड़े फेमस थे। अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक थी, इन पुस्तक में बड़े व्यापक लेवल पर बड़े सुंदर ढंग से भारत के लिए जो कूटनीतिक संबंध है, जो राजनीति शास्त्र है, उसका वर्णन किया है। तो चाणक्य को भी हमें रखना पड़ेगा। अकबर ने जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता दिखाई थी, अकबर की जो नीति थी कि हिंदू बाहुल देश में, और किस प्रकार से इन्होंने लोगों का दिल जीता था, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बुद्ध, अशोक, चाणक्य और अकबर की जो नीति थी, तो वहाँ से हमें विदेश नीति में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है बुद्ध और अशोक की जो सत्य और अहिंसा, तो इसको भी शामिल किया गया। और भारत की यह नीति रही है कि कभी भी हम पहले हमला नहीं करेंगे किसी देश पर, हम आक्रामक देश नहीं रहेंगे। हाँ, परंतु अगर आक्रमण होता है तो उससे बचाव में हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये, इसके अलावा देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जनता से कई प्रकार के वायदे करते थे कि भाई स्वराज मिलेगा तो कैसा होगा, किस प्रकार का स्वराज मिलेगा। और साथ ही जो भी दुनिया के पराधीन देश थे, उनके समर्थन में भी बातें कही जाती थी कि भारत सिर्फ अपनी ही आज़ादी की बात नहीं करती है, बल्कि दुनिया के जो भी पराधीन देश हैं उनकी स्वतंत्रता की बात करती है। और इसके लिए अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन देखें तो यहाँ भी साम्राज्यवाद का हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विरोध किया और स्वतंत्रता का समर्थन किया। कांग्रेस के अधिवेशन में भी अगर हम देखें तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926, मद्रास अधिवेशन 1927, कोलकाता अधिवेशन 1928 में पराधीन देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। ये तो थे ऐतिहासिक तत्व। आइए हम बात करते हैं अब भौगोलिक तत्व, भारतीय विदेश नीति के भौगोलिक तत्व। तो भौगोलिक तत्व में अगर हम देखें तो हमारा पश्चिम एशिया से और दक्षिण पूर्व एशिया से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समृद्ध इतिहास है, वो कहीं ना कहीं इन देशों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो हमें वैदेशिक नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और यह जो भौगोलिक तत्व है वो हमारे विदेश नीति के एक कहीं ना कहीं निर्धारक फैक्टर है। दूसरा देखिए, व्यापारिक मार्ग। तो व्यापारिक मार्ग प्राचीन काल से ही हम रोम के साथ व्यापार करते थे। जो भी इटली के आज शहर हैं, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, तो ये सब जो शहर है, तो इनका जो व्यापारिक मार्ग होता था, तो केरल के तट से, आप देखिए ये केरल का तट है, तो केरल का तट से, इसको हम मैप में समझ, तो हमारा यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार होते थे, तो यहाँ केरल के तट से बेसिकली यहाँ पर जो गरम मसाले हैं, मलमल, सूती वस्त्र और कई पदार्थों का यहाँ से व्यापार होता था। तो कालांतर में जब व्यापार काफ़ी बढ़ गया तो फिर जो है ये जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, तो इनको स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है। तो स्पाइस आइलैंड से फिर व्यापार होने लगे और यहाँ से फिर मसाले केरल आते थे और केरल से फिर रोम की तरफ जाते थे। हालांकि यह जो है वास्को डी गामा के भारत आने के बाद, जब इन्होंने हिंद महासागर को पूरा पुर्तगाली महासागर बना दिया था, तब हुआ। लेकिन प्राचीन काल में जो व्यापार होते थे, तो व्यापार के मुख्यतः 3 मार्ग थे। एक मार्ग तो यहाँ से सीधा अमन और ये पूरा रेगिस्तान ऊंट के जरिए पैदल चलकर यहाँ पर इजिप्ट के पास उतरते थे, और भूमध्य सागर फिर जो है नाव के जरिए तैरकर यहाँ वेनिस, इटली जो है यहाँ पर आते थे। और दूसरा रास्ता था ये फारस की खाड़ी होकर, फारस की खाड़ी से यहाँ, और यहाँ से फिर पैदल मार्ग चलते थे इधर। और तीसरा जो रास्ता था वो स्थल मार्ग होके इधर से था। ठीक है, बाद में चूंकि कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाने के बाद यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, तो ये मार्ग अवरुद्ध हो गया था। यही कारण था कि इधर से समुद्री मार्ग से रास्ता खोजने के लिए निकले थे कोलंबस, लेकिन पहुँच पाए वास्को डी गामा। ठीक है, और इस तरह से एक नया व्यापारिक मार्ग का गठन हुआ। तो ये जो व्यापारिक मार्ग है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग, तो यह भी हमारे विदेश नीति के काफ़ी महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। और इस तरह से भौगोलिक परिवेश जो है हमारे विदेश नीति को प्रभावित करता है। दूसरा है भौगोलिक रक्षा क्षेत्र। तो चूंकि भारत क्या है कि अपने आसपास पड़ोसी देशों, और उनमें से भी 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन, जो कि हमसे अनायासी दुश्मनी का व्यवहार करता है। ठीक है, बेवजह दुश्मनी जैसा व्यवहार करता है, दुश्मनी मोल लेता रहता है। तो ऐसे में जो भी भारत का भौगोलिक रक्षा क्षेत्र है, ठीक है,
तो वो भी हमारे विदेश नीति पर निर्भर करता है, चाहे वो हिंद महासागर में हो, बंगाल की खाड़ी में हो, अरब सागर हो, या स्थलीय सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो भी हमारे सैनिक लगे होते हैं। और इस संबंध में जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जो वार्ता होती है, जो भी विदेश नीति बनता है, तो वह भौगोलिक रक्षा क्षेत्र को लेकर होता है। इसके अलावा देखिए, रूस और चीन जो है, रूस और चीन दोनों बड़े देश हैं। रूस के साथ हमारा मित्रता का संबंध है, चीन के साथ भी प्रारंभ में मित्रता का संबंध था, और इसके लिए नेहरू जी ने काफ़ी प्रयास भी किया था, परंतु चीन क्या है कि वो लगातार दगाबाजी करता रहा। और ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी अपने पाले में करने के लिए हर प्रकार का तिकड़म लगाता रहता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। तो इनको अपने पाले में करने के लिए लगातार इन स्थानों का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो भारतीय विदेश नीति में यह भी एक तत्व है। दूसरी बात है कि देखिए, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, और यह एक हमें प्राकृतिक सुरक्षा देता है। तो इधर से कोई स्थल मार्ग नहीं होने के कारण आसानी से आक्रमण नहीं हो सकता है, परंतु हमें क्या है कि समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमारा उस प्रकार का विदेश नीति होगा। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि किस तरह से समुद्री क्षेत्र में चारों तरफ से घेरने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की जो नीति अपनाई, तो वो काफ़ी चर्चा में रहा है। और इसके अतिरिक्त देखिए कि हमारे ऊपर दो देश नेपाल और भूटान जो है, ये दोनों आश्रित भी हैं, इनकी भी रक्षा की जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर है, भारत के ही ऊपर है। तो इन चीज़ों को भी भौगोलिक परिदृश्य में ध्यान रखा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय विदेश नीति के कुछ आर्थिक तत्व हैं। तो आर्थिक तत्व में देखिए कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। लंबे समय तक यहाँ से वेल्थ ड्रेन होता रहा, कच्चे मालों का निर्यात होता था, और जो तैयार माल हैं वो भारत आता था इस जरिए से। और कई प्रकार के जो साजो सामान है, सेना और जो पदाधिकारियों पर भर्ती किया जाता था, उसके मार्फत से लगातार शोषण होता रहा, जिसको कि दादा भाई नेहरूजी ने अपने पुस्तक में वेल्थ ड्रेन इन इंडिया में इसको उद्घाटित भी किया था। तो ये जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि 1947 तक भारत पर जो औपनिवेशिक शासन रहा था, तो भारत की आर्थिक हालात को जर्जर कर दिया था। और 1947 से पहले की बात देखें तो काफ़ी भयंकर अकाल पड़ते थे, एक एक अकाल में लाखों लोग मारे जाते थे। तो इनसे उबरने के लिए भी भारतीय विदेश नीति को इस प्रकार से बनाया जाना जरूरी था कि हम अर्थव्यवस्था को अपनी हम सुधार करें। दूसरी बात है कि हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करें, हमें किसी दूसरी देश पर निर्भर नहीं होने पड़े, इसका लगातार विकास हो। और इस हेतु आप अगर देखेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, और पंचवार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज से भी हमारी विदेश नीति समय समय पर प्रभावित होती रही। इसके अलावा आयात निर्यात नीति बनाया गया है ना। अभी भी देखें कि आयात निर्यात नीति होने के बावजूद भी जो व्यापार असंतुलन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर भारत चीन की बात करें तो भारत से, चाइना से ज़्यादा सामानों का आयात भारत में होता है, और उसके मुकाबले भारत से बहुत कम मात्रा में निर्यात होता है। तो ये नीति भी बनाया जाना जरूरी था, और इन चीज़ों को विदेश नीति के लिए देखा गया। इसके अलावा हमारी जो भी विदेश नीति है, कहीं ना कहीं अमेरिका, यूरोप और चीन, इन तीनों को ध्यान में रखकर भी बनाया जाता है। यानी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व ये हैं। चूँकि यूरोपीय देशों से हमारा मधुर संबंध है, और अमेरिका हाल फिलहाल में हमारा काफ़ी नज़दीक का दोस्त बनता जा रहा है, और चाइना हमारा जो है कट्टर दुश्मन बनता जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी भारतीय विदेश नीति में प्रारंभ से रखा गया है। अब आइए देखते हैं भारतीय विदेश नीति के वैचारिक दर्शन। तो वैचारिक दर्शन क्या है कि हर देश का अपना एक वैचारिक दर्शन होता है। कोई देश मार्क्सवाद के सिद्धांत पर चलता है, कोई अरस्तु के सिद्धांत पर चलता था, कोई उस देश में दिए गए जैसे मोंटेस्क्यू, रूसो, ऐसे ऐसे विचारक हुए। कोई देश अपने धार्मिक विचारों पर चलता है। तो भारत के भी संदर्भ में देखें तो भारतीय दर्शन में जो भी, चूंकि भारत में कोई एक विचारक नहीं हुए और किसी एक विचार पर भारत देश का जो विचारधारा है वो डिपेंड नहीं करता है। तो भारत में जितने भी विचारक हुए तो उनमें एक तथ्य आपको जरूर देखने को मिलेगा, और वो है मानवतावाद। ठीक है, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी जो है विशेषता है। और इसको अगर देखें तो बुद्ध और गांधी ने काफ़ी
अच्छे ढंग से इसको पुष्पित पल्लवित किया और यहाँ से जो सत्य और अहिंसा निकल कर आया वो कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति में एक निर्धारक तत्व के रूप में काम करता है। उसके अतिरिक्त देखिए, नेहरू को जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास था, जिसके कारण इन्होंने यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्ष आंदोलन सहित तमाम सारे जो वैश्विक संस्थाओं में अपना जो योगदान दिया, उसके कारण, और टैगोर का भी जो विचारधारा था अंतर्राष्ट्रीय बात से संबंधित, तो एक तरह से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीयता को ये प्रोत्साहन देते थे और ये कल्पना करते थे कि पूरा पृथ्वी एक दिन ऐसा होगा कि जब पूरा पृथ्वी एक इकाई के रूप में कार्य करेगा और जो सीमा के कारण हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार से जो उसका खुरेंजी इतिहास रहा है, जो खून की नदियां बही, तो वो सब समाप्त होके मानव में सद्भाव, प्रेम, भाईचारा ये विकसित होगा और संपूर्ण विश्व एक गांव की तरह जो ग्लोबल विलेज है उसका सपना जो है साकार होगा। तो इन चीज़ों को भी भारतीय विदेश नीति में स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, सबसे बड़ी बात है संविधान के अनुच्छेद 51। संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सह अस्तित्व की बात की गई है। और ये किसके लिए? स्टेट के लिए। यानी कोई भी स्टेट रहेगा, कोई भी स्टेट का मतलब है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी एफआर और डीपीएसपी के लिए जो राज्य की परिभाषा है वह थोड़ा सा व्यापक है। जो आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में जो कहा गया है उसके अनुसार से राज्य में यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिका और जो स्थानीय निगम, बोर्ड वगैरह आते हैं वो सारे आते हैं। तो इनके सामने है कि अनुच्छेद 51 का जो हम देखेंगे तो हमेशा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सह अस्तित्व, ठीक है, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर भी हम ध्यान रखेंगे। तो यह भारतीय विदेश नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब आइए हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत की जो विदेश नीति होगी वह इस बात के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी कि पूरे वैश्विक जगत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम हो, जैसे कि अनुच्छेद 51 डीपीएसपी में, जिसका पीछे भी मैंने चर्चा किया है, ठीक है। तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा विरोध करेगा। किसी भी साम्राज्यवादी देश का और जो उपनिवेशवाद कायम करना चाहता है तो उसका हमेशा विरोध करेगा। तीसरा है, जो भी स्वतंत्र देश हैं तो उनकी स्वतंत्रता के लिए समर्थन करेगा और उनको यथासंभव मदद भी। चौथी बात है कि भारत जो है पूरे विश्व में समतामूलक वैश्विक समाज का निर्माण करेगा। ये नहीं कि जो विकसित देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं या पश्चिमी देश हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझें, जैसा कि देखने को मिलता है। जिस तरह से अमेरिका जो है पूरा विश्व में अपने आप को दरोगा समझता है और सबों को फटकार लगाता है, जब चाहे वो युद्ध छेड़ देता है, तो इसका समर्थन भारत कभी नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी देश है तो वह एक इकाई है और उनके साथ समानता के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो पूरे विश्व में जो भी असमानता है उसके खिलाफ जो है लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और समतामूलक वैश्विक समाज का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, जो भी पूरी दुनिया में रंग भेद नीति है उसका हमेशा भारत विरोध करेगा। क्योंकि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ भी काले और गोरे में भेदभाव करते थे, क्योंकि पूरी दुनिया में काले और गोरों के बीच भेदभाव था। और ये जो रेसिज्म के आधार पर होने वाला जो नस्लभेदी जो कानून था, जो सिद्धांत था, तो इसको समाप्ति के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठी और जिनमें से गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन भी चलाया। और यही कारण है कि भारत हमेशा जो है वो कभी भी काले और गोरों के बीच भेदभाव को पसंद नहीं करता है और यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसी भी स्तर पर काले लोगों से गोरे लोग जो हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। तो रंग भेद नीति का हमेशा विरोध रहेगा और भारत की विदेश नीति में इस बात का एक निर्धारक तत्व भी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद होंगे इनका शांतिपूर्ण समाधान करेगा, ठीक है। इसके लिए युद्ध ही नहीं है, आपसी बातचीत के जरिए, जो कि देखे होंगे कि भारत चीन के बीच जो
ताज़ा जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जो गतिरोध हुआ था, किस तरह से बातचीत के जरिए बहुत हद तक इसे सुलझा लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी वैदेशिक नीति है, उनके जो निर्धारक तत्व हैं, वहाँ से यह बात निकल कर आती है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। दूसरी बात है, जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा काम करेंगे। और इसी कारण से देखे होंगे कि जब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो इस मुद्दे को लेकर नेहरू जी यूएनओ चले गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए थे। इस बात की आज भी काफ़ी आलोचना होती है, परंतु इसमें इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस यूएनओ को संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे भारत, और नेहरू जी ने जिस तरह से उसका समर्थन किया था, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के विवादों के निपटारा के लिए वो जो यूएनओ ले गए थे, तो उनके अनुसार से लगता था कि वहाँ पे समस्या का समाधान हो जाएगा। दुर्भाग्यवश ऐसा आज तक नहीं हो पाया है, तो इस कारण से इस नीति की आलोचना की जाती है। तो कहीं ना कहीं यूएनओ को मजबूती दिलाने के लिए भारत की विदेश नीति है। और उसके बाद हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन जो भी है, क्योंकि उस समय भारत की आज़ादी के साथ ही जो दौर आया था लगभग 60 के दशक में, तो वो पूरा विश्व जो है वो दो ध्रुव में बट रहा था। तो भारत ने दोनों गुट, यानी ना तो पूंजीवादी गुट और ना ही साम्यवादी गुट, एक अलग जो है गुट में, मतलब एक अलग जिसे निर्गुट कहा जाता है, उसके साथ रहकर और गुट निरपेक्ष आंदोलन को विस्तार दिया, उसको आगे बढ़ाया, और इस कारण से पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का लगातार विस्तार करेगा। तो ये जो कुल मिला के पॉइंट हैं, 7-8 पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट जो है भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। और इन उद्देश्यों से ही पता चलता है कि भारत का जो विदेश नीति है वो सिर्फ भारत के राष्ट्रहित से तो जुड़ा हुआ है ही। नेहरू जी ने भारतीय विदेश नीति को राष्ट्रहित से जोड़ा, परंतु साथ ही साथ विश्व के कल्याण पर भी ध्यान रखा। अब आइए हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण पड़ाव और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। तो भारतीय विदेश नीति को हम दो भाग में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो शीत युद्ध से पूर्व, यानी 1991 से पहले, और दूसरा अगर देखें तो शीत युद्ध के पश्चात, यानी 1991 के बाद। भारतीय विदेश नीति को जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव है और जो विकास है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। शीत युद्ध से पहले, बिफोर कोल्ड वार एंड आफ्टर कोल्ड वार। ठीक है, अगर बिफोर कोल्ड वार की बात देखें तो इसमें भी दो युग हमें देखने को मिलता है। पहला तो नेहरू युग है जो 1947 से 1962 तक चला, और दूसरे रूप में हम देखें तो इंदिरा शास्त्री और राजीव युग है जो कि 1962 से लेके 91 तक चला। ठीक है, तो नेहरू युग को हम आदर्शवाद कह सकते हैं कि आदर्शवाद था, और नेहरू ने विदेश नीति के लिए जो आदर्श बनाया था उस आदर्श पर चलने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या होता है कि यहाँ पर इस आदर्शवाद पर चलने के कारण हमें धोखा मिलता है। ठीक है, और उस धोखा से सबक लेते हुए फिर यही विदेश नीति यथार्थवाद में बदल जाता है कि नहीं, उन आदर्शों को रखते हुए भी हमें नीति यह अपनाना होगा टिट फॉर टैट। ठीक है, और यही कारण है कि देखिए कि नेहरू जी ने जिस चाइना को अपना दोस्त मानकर, जिस चीन को अपना दोस्त मानकर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उन्हें वैश्विक जगत में आगे बढ़ने का मौका दिया था, उन्हें सम्मान दिलाया था, तो क्या किया, हिंदी चीनी भाई का नारा लगता रहा, और 1962 में चीन ने भारत को पीछे से खंजर भोंका। तो ये 1962 में जो विश्वासघात हुआ, और ये नेहरू जी के लिए इतने बड़े विश्वासघात थे कि 1964 में इस विश्वासघात के कारण ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद का जो परिदृश्य है तो वो यथार्थवाद का है। तो यथार्थवाद में देखिए तो फिर 1965 भी आता है जब पाकिस्तान को धूल चटाया जाता है, 1971 भी आता है जब बांग्लादेश के मुद्दे पर फिर से एक बार पाकिस्तान को धूल चटाया जाता है, और बांग्लादेश उसके हाथ से निकाल कर एक अलग जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाता है। और फिर 1974 को अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत जो है बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता के परमाणु परीक्षण भी करता है। तो ये जो अब तक नेहरू युग में जो आदर्शवाद के रूप में भारतीय विदेश नीति दिख रहा था, वो यहाँ पर इंदिरा गांधी के ज़माने में आकर यथार्थवाद में चलने लगा। तो ये जो है शीत युद्ध से पूर्व था। शीत युद्ध के बाद जो है कंडीशन बदल गया।
कंडीशन क्या बदल गया कि सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ का पतन हो गया यानी जो साम्यवाद का सबसे बड़ा जो किला था वो ढह गया। तो ढह जाने के बाद पूरे विश्व में जो दो ध्रुवीय विश्व था वह अब एक ध्रुवीय विश्व हो गए, यानी सिर्फ अमेरिका रह गए, इसलिए सुपर पावर अमेरिका। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय विदेश नीति में तब्दीली आई। इस तब्दीली को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक 1991 शीत युद्ध की समाप्ति से लेकर 2000 तक, 1999 तक। और 1999 के बाद देखिए यहाँ पर जो है वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो एक नया विदेश नीति का आगमन होता है। ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाते हैं, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और वैदेशिक संबंधों का विस्तार दिया जाता है। तो इस तरह से हम बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं, प्रत्येक खंड को अलग अलग से हम भारतीय विदेश नीति को हम शीत युद्ध से पूर्व का देखते हैं। शीत युद्ध से पूर्व की अगर हम देखें तो इसे हम नेहरू युग भी कहते हैं, 1947 से 62 तक। यह आदर्शवाद था, पीछे हम चर्चा कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होता है, मुख्यतः साम्राज्यवाद का विरोध होता है कि जो भी साम्राज्यवादी देश हैं उनका हम विरोध करेंगे। रंग भेद नीति का भी विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि आप दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी तो हमेशा के लिए होता है। इसलिए चीन हमारा पड़ोसी है, तो उनसे मधुर संबंध स्थापित करने के लिए 1954 में होता है पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता नेहरू जी की देन है। और फिर हम देखें तो पंचशील समझौता के बाद फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के मोहजाल में भारत इस प्रकार रहता है कि जो भी विवाद होगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ निपटारा करेगा। हालांकि वैसा हो नहीं पाया, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी उपलब्धि है। तो ये जो नेहरू युग था 1947 से 62 तक, वो भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद, आदर्शवाद का दौर था। और मुख्यतः इन तीन चीज़ों को हम रख सकते हैं। अब आइए इंदिरा गांधी के युग में और यथार्थवाद। अब भारतीय विदेश नीति में तब्दीली क्यों आई, तो सबसे पहले देखिए कि जो आदर्शवाद के कारण जो भारत को धक्का लगा, जो इसके साथ विश्वासघात हुआ। विश्वासघात क्यों हुआ, 1962 में चीन ने बेवजह भारत पर आक्रमण किया, कोई कारण ही नहीं था। और इतना बड़ा विश्वासघात, ये बहुत बड़ा सबक था भारत के लिए। इसलिए भारतीय विदेश नीति अब जो है आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर उतरा। ठीक है। और चूंकि उस समय दो ध्रुवीय विश्व बंट चुका था, 1947 से के बाद से 1962 में जो युद्ध हुआ, तब तक जो है पूरे विश्व में एक कोल्ड वार छाया हुआ था। कोल्ड वार का मतलब होता है कि युद्ध सीधा ना होकर युद्ध के हालात हमेशा बने रहते हैं। युद्ध होता नहीं है, परंतु युद्ध के हालात हमेशा बने रहते हैं, और दोनों तरफ से हथियारबंदी की होड़ रहती है और गुटबंदी का होड़ रहता है, कौन देश किस खेमे में जाएगा, और इसके लिए लगातार प्रयास भी होता रहता है। पूंजीवादी देशों के नेता अमेरिका एक संगठन बनाता है नाटो, और उसके जरिए तमाम सारे पूंजीवादी देश नाटो के साथ ध्रुवीकरण होने लगता है। वही उसको पूंजीवादी प्रभाव को रोकने के लिए साम्यवादी देशों के नेता रूस, वो अपना एक संगठन बनाता है वार्सा, और जो भी तमाम सारे साम्यवादी देश है वहाँ आता है, और दोनों के बीच जो तानातनी होता है, तो लगातार जो है 2 दशक तक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बरकरार बनी रहती है, परंतु वैसा होता नहीं है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत को अब चुनना था कि हम किधर जाएं, पूंजीवाद की तरफ या फिर साम्यवाद की तरफ। तो दोनों में से दोनों स्थिति घातक था। भारत का बहुत ही बड़ी रणनीतिक, ऐतिहासिक और सूझबूझ भरा कदम था कि इन्होंने दोनों किसी गुट में जाने से इनकार करते हुए एक निर्गुट आंदोलन चलाया। और यही कारण है कि अधिकांश देश, दुनिया के अधिकांश देश, तीसरी दुनिया के देश इस निर्गुट आंदोलन में जुड़े, और पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने से रोका गया। और यही आता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और फिर आगे अगर हम देखें तो गुट निरपेक्षता के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के लिए दक्षिण एशिया
क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का गठन होता है 1985 में, ताकि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग बना रहे, बरकरार रहे। और फिर 1965 में, इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, 1965, तो 1965 में पाक युद्ध होता है, भारत पाक युद्ध। इसमें पाकिस्तान को हार मानना पड़ता है, इसमें पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ती है। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी 1971 में पाकिस्तान को हार होती है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान थे, लेकिन दोनों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर का दूरी था। और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, वे पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते थे और वहीं से नेतागिरी चलता था, यहाँ कुछ नहीं। तो शेख मुजीबुर रहमान के अगुवाई में जो आंदोलन हुआ और बांग्लादेश की जो स्थिति काफ़ी खराब हो गई, तो भारत में शरणार्थियों की समस्या काफ़ी बढ़ गई, बांग्लादेशी शरणार्थी आज भी है। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी ने अल्टीमेटम दिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई और बांग्लादेश वैश्विक मानचित्र पर एक नए देश के रूप में उभर कर आया। और उसी के साथ भारत की जो सुरक्षा है और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पोखरण 1 यानी परमाणु परीक्षण होता है 1974 में। और इस तरह से भारतीय विदेश नीति जो कि नेहरू युग में आदर्शवाद में था, वो यहाँ पर निकलकर यथार्थवाद के रूप में दिखने लगता है। अब आइए हम बात करते हैं शीत युद्ध के पश्चात, यानी 1991 से 2020 भारतीय विदेश नीति का दूसरा पार्ट, शीत युद्ध के पश्चात। 1991 में क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरा विश्व एक ध्रुवी हो गया और अमेरिका जो है एक ध्रुवी विश्व की, अमेरिका की अगुवाई में एक ध्रुवी विश्व का ध्रुवीकरण हुआ। तो इसमें भी हम इसको दो पार्ट मान सकते हैं, यहाँ पर हम दो पार्ट कर देंगे। एक जो है 1991 से 99 तक कर देंगे और दूसरा 2000 से 2020 यानी अब तक, 2000 से 2020 यानी अब तक का रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1991 से 99 तक चलते हैं। तो 1991 से 99 में क्या हुआ? 1991 से 99 में देखें तो साम्यवाद का पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, और इसके कारण एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। इराक पर अमेरिका का हमला हुआ, जिसे कि हम खाड़ी युद्ध के रूप में जानते हैं, और जिससे फिर तेल संकट उत्पन्न हुआ पूरे विश्व में। बर्लिन का दीवार ढह गया, जर्मनी जो है वो दो भाग में कालांतर में बट गया था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, और बीच में एक दीवार दी गई थी और दोनों के बीच नफरत की दीवारें भी बढ़ गई थी। लेकिन जो साम्यवादी भाग था यानी पूर्वी जर्मनी, तो उधर से अच्छे जीवन शैली के चक्कर में लोग दीवार फांद कर पश्चिमी जर्मनी की ओर आने के चक्कर में लाखों लोग मारे गए थे। और अंततः क्या किया कि दोनों देश के नागरिकों ने इस दीवार को धक्का देकर गिरा दिया। और यह भी साम्यवाद का जो पहला किला जो टूटा था वो 1989 में टूटा और फाइनली 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और साम्यवादी किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसके बाद देखिए इसी दौर में फिर आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होता है, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के दौर में। और आर्थिक उदारीकरण के बाद एक नया बयार दुनिया में आता है, नई आर्थिक नीति लागू होती है, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसके आगे देखिए फिर डब्ल्यूटीओ, 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। पहले ये गैट था, गैट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन ट्रीटी। ये उरुग्वे दौर की वार्ता के क्रम में 1995 में ये डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन के रूप में तब्दील होता है। और फिर देखिए चूंकि सार्क जो है लगातार जब अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा था, चूंकि उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो शत्रुता था, तो सार्क जो है उतना इफेक्टिव संगठन नहीं रह गया। तो भारत और आसपास के पड़ोसी देशों ने मिलकर, खास करके शुरुआत में जो भी बंगाल के खाड़ी के चारों तरफ जो लगे हुए देश थे, तो उससे बिस्टेक की स्थापना हुई जो कालांतर में बिमस्टेक में बदल गई। तो 1997 में बिमस्टेक की स्थापना होता है। और फिर 1998 में जब वाजपेयी जी
प्रधानमंत्री बनकर आते हैं एनडीए गवर्नमेंट, तो 1998 में परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण होता है, यानी पोखरण 2। तो इन सब के कारण भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण चेंजिंग आता है, और वो चेंजिंग अब भारत को पूरी दुनिया पर छा जाने का एक अवसर प्रदान करता है। अब आइए, शीत युद्ध के बाद जो पहला पार्ट था वो था 1991 से 1999 तक, और 1999 के बाद 2000 के बाद फिर क्या हुआ, 2000 से यानी 1999 से 2020 तक, यानी अब तक का जो काल है 2020 का काल, इस बीच में क्या हुआ। तो इसको तो काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, परंतु संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही पोखरण 2 यानी परमाणु परीक्षण हुआ, पोखरण, दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2, तो भारत पर अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देशों और जापान ने कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और उस कठोर आर्थिक प्रतिबंध से उबरने के लिए भारत के पास जो चुनौती थी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं विदेश नीति में एक चेंजिंग आया। उसी दौर में हम एक चीज और देखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन, जो पश्चिम एशिया संकट बोलते हैं, पश्चिम एशिया में संकट गहरा जाता है। अब भारत के लिए एक विचित्र स्थिति रहेगा कि हम इजराइल का समर्थन दें या फिलिस्तीन का समर्थन। तो यहाँ पर हमें जो भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें चेंजिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है, जब कभी भी भारत संकट में फंसता है तो भारत को वो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार रहता है। परंतु हमारी भावनाएं फिलिस्तीन के साथ क्यों जुड़ी हुई है? इसलिए जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं इजराइल का एक धर्म के आधार पर गठन किया गया था, और यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बना था इजराइल। फिलिस्तीन जो कि आदि भूमि थी यहूदियों की, यहूदी लोग वहाँ रहे नहीं, बाद में वहाँ पर मुसलमानों पर कब्जा हो गया, और इवन की यहूदी का जो भूमि है फिलिस्तीन, और वहाँ पर स्थित जो यरूशलेम है, तो यरूशलेम पर कब्जा के लिए मुसलमान ईसाइयों के बीच 500 वर्षों का लंबा युद्ध, जिसे कि क्रूसेड के नाम से जाना जाता है, वह भी चलता रहा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल था। और जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर अत्याचार हुआ, तब यहूदियों को अपना होमलैंड का ख्याल आया कि हमें भी अपना एक भूमि होना चाहिए हमारी। तो भूमि तो अब है नहीं, क्योंकि प्राचीन काल से ही वहाँ पर मुस्लिम लोगों का निवास हो गया, और जब मुस्लिम का प्रसार हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने इस्लामिक ग्रहण किया। तो अमेरिका के सहयोग से जबरदस्ती इसी फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल का एक देश के रूप में बनता है उसी ज़मीन पर, और जो इजराइल हमें बिना शर्त जो है समर्थन देता रहता है किसी भी संकट में, तो हम उसके साथ जाएं या फिलिस्तीन के साथ जाएं। तो भारतीय विदेश नीति का जो आधारभूत सिद्धांत है वह यह है कि हम कमज़ोर देश, पराधीन देश, जिस पर अत्याचार हो रहा है उसका समर्थन करेंगे। दूसरा है, चूँकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है, भारत में मुस्लिमों की काफ़ी बड़ी तादाद है, इसलिए इसका हम समर्थन करेंगे, परंतु इजराइल से भी हमें दोस्ती रखना है। तो इन सब चीज़ों को जब हम भारत इजराइल संबंध पढ़ाएंगे तो उस समय विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल ये भी पश्चिम एशिया भी भारतीय विदेश नीति पर काफ़ी प्रभाव डालता है। उसके बाद देखिए, फिर आ गया पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी ये पीवी नरसिंह राव का था, और पीवी नरसिंह राव ने जब लुक ईस्ट पॉलिसी लाया तब एक नया सिद्धांत भारतीय राजनीति में जुड़ा, भारतीय वैदेशिक नीति में जुड़ा, कि हम हमेशा पश्चिमी देशों की ओर जो देखते रहते थे, और इधर जो पूर्वी देश है, पूर्वी एशियाई के देश हैं, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब जो है काफ़ी डेवलप हो गए, तो हमें अब इसके साथ चलना चाहिए। तो इस कारण से पूर्व की ओर देखो नीति आया। क्योंकि इन देशों का जो अपना संगठन है आसियान, तो आसियान में काफ़ी तरक्की किया गया। हालांकि 1967 में जब आसियान का गठन हो रहा था तो भारत को इसमें आमंत्रित किया गया था, परंतु भारत ने उस समय बेरुखी दिखाया, क्योंकि भारत का जो पूरा ध्यान था वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की ओर टकटकी लगाए हुए था। परंतु जब आसियान काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गया और वहाँ की आर्थिक स्थिति में इस कदर सुधार हुआ, तब जो है भारतीय विदेश नीति चेंजिंग आया, लुक ईस्ट पॉलिसी।
एक नजर हम आसियान के देशों पर को भी देख लेते हैं। हम बाद में आसियान देशों पर भी एक नजर डालें। उसी प्रकार देखिए 2016 के बाद जो भारतीय सीमा से, समुद्री सीमा से लगे जो भी देश हैं, उनके लिए एक नया टर्म आया और वह टर्म कहलाता है इंडो पैसिफिक रीजन। तो कहीं न कहीं भारतीय विदेश नीति का बढ़ते हुए प्रभाव के कारण यह टर्म आया। और उसी के संदर्भ में हम देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि निवर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है कि अब कहने की नहीं, देखने की नहीं, बल्कि करने की बारी है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और फिर जो भी दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला और जीडीपी वाला जो देश है, 60% से अधिक जनसंख्या जिन देशों में रहती है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनका एक संगठन बनता है ब्रिक्स। और ब्रिक्स बनने के बाद इसके विहाप में भी, इसके परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय विदेश नीति में बदलाव आता है। आइए हम बात करते हैं अब भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 सिद्धांत हैं भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो उनमें इन 6 में आप देख लीजिए, पहला है पंचशील, दूसरा है गुटनिरपेक्षता, तीसरा है गुजराल सिद्धांत, चौथा है पूर्व की ओर देखो नीति, पांचवा है पश्चिम को जोड़ो नीति, और इसी प्रकार छठा एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और समग्रता की नीति। इसके बारे में हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे संक्षिप्त में। सबसे पहले आइए पंचशील। तो पंचशील क्या है? यह एक टर्म है जो कि बौद्ध धर्म से लिया गया है, और इस पंचशील को भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण समझौता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को, जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हुआ था। तो ये पंचशील में क्या था? तो वास्तव में भारत और चीन के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए, सौहार्द वातावरण उत्पन्न करने के लिए और प्रगाढ़ संबंधों के लिए दोस्ती का जो हाथ भारत की ओर से बढ़ाया गया, तो बस यही पंचशील है जो कि बौद्ध धर्म से लिया गया। तो पंचशील होता क्या है? तो पंचशील में देखिए ये 5 टर्म है। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता का परस्पर सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, एक दूसरे को समानता के आधार पर लाभ पहुंचाना और शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व। ये 5 समझौता हुआ था कि भाई हम लोग एक दूसरे के जो अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता और सीमा, उसका सम्मान करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को बराबर का दर्जा देंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर कोई विवाद है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हुए उसको हम मानेंगे और कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये 1954 में जो प्रधानमंत्री नेहरू और चाओ एन लाई के बीच समझौता हुआ था, परंतु चीन ने, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में हम देखते हैं कि चीन ने इस समझौते के होने के बावजूद भी भारत पर आक्रमण किया था। तो यह पहला है। दूसरा आ जाइए गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम जानते हैं पूरी दुनिया 2 ध्रुव में बट रहे थे। यूएसओ यानी अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूंजीवादी देशों का ग्रुप था, और दूसरा यूएसएसआर, सोवियत रूस, इनका संगठन था वार्सा, जो कि साम्यवादी देशों का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच लगातार माहौल विषाक्त हो रहा था, गुटबंदी हो रहा था, हथियारबंदी हो रहा था, और जिसके कारण से हर समय तीसरे विश्व युद्ध की संभावना लगातार जो है वैश्विक परिदृश्य में मंडराते रहता था। ऐसे में भारत सहित तीसरी दुनिया के जो भी देश थे, इन लोगों ने दोनों में से किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार करते हुए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसको कि हम नाम से जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1961 में बेलग्रेड में इसकी पहली बैठक हुई थी, और हालांकि इसकी पृष्ठभूमि तो बांडुंग सम्मेलन, जो कि 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था इंडिया में, इंडोनेशिया में बांडुंग एक जगह है, वहाँ पर जो भी तीसरी दुनिया के नेता थे उन्होंने मिला था। और इन नेताओं में खास करके भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के जो कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो, यानी नेहरू, नासिर और टीटो, इन तीनों की मुख्य भूमिका के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, और धीरे धीरे इसमें देश जुड़ते गए
और 100 से अधिक देश इसमें जुड़ गए। ये जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध के दौरान जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट थी, तो उसको समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह 2 ध्रुवीय विश्व से एक अलग जो है निर्गुट आंदोलन था और यह काफी समय तक कार्यशील रहा। आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बैठक होता है, हालांकि अब धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता कम होने लगी, क्योंकि अब कोई 2 गुट रहा नहीं, अब तो एक ही गुट हो गया। अब जो है क्या है कि चाइना के नेतृत्व में एक गुट नहीं बल्कि 4-5 ध्रुव जो है, जो एक ध्रुवीय विश्व मानता है अमेरिका, तो उस एक ध्रुवीय विश्व को तोड़ते हुए 4-5 ध्रुवीय जो है विश्व बनाने की कवायद चल रही है। ये भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड डिप्लोमेसी का हिस्सा है और भारत भी इसमें साझेदार है। 1996 आते आते भारतीय वैदेशिक नीति में एक करवट और आता है, जब भारत के विदेश मंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल और प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, और उस समय एक सिद्धांत आता है गुजराल सिद्धांत। तो गुजराल सिद्धांत बेसिकली है क्या? तो गुजराल सिद्धांत में यह कहा गया कि पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और अहस्तक्षेप की नीति, यानी जो भी हमारा पड़ोसी देश रहेगा उसके साथ हम सहयोग का वातावरण उत्पन्न करेंगे और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत था वो था विस्तारित पड़ोसी का। विस्तारित पड़ोसी यानी हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, बर्मा है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनका जो पड़ोसी होगा यानी पड़ोसी का पड़ोसी, तो उनको भी हम पड़ोसी मानेंगे। जैसे अगर हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है तो उसका पड़ोसी अगर अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान को भी हम पड़ोसी मानेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमारा म्यांमार यानी बर्मा हमारा पड़ोसी है तो बर्मा के जो भी पड़ोसी हैं जैसे लाओस और कंबोडिया, तो उसको भी हम पड़ोसी मानेंगे। बेसिकली गुजराल सिद्धांत में पड़ोसी देशों पर काफी फोकस किया गया और पड़ोसी का पड़ोसी को भी पड़ोसी माना गया, यही था गुजराल सिद्धांत। उसके बाद पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। जब PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनकर आए तब उनके द्वारा यह नीति को अपनाया गया कि अब जो है हमें पश्चिम के बजाय पूर्व को भी देखना चाहिए। और पूर्व के देश, तो बेसिकली इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने पहले भी चर्चा किया है कि हम पश्चिम की ओर टकटकी लगाए रहे और इधर पूर्वी एशियाई देशों ने एक संगठन बनाया जो आसियान के देश कहलाते हैं और इन्होंने जबरदस्त आर्थिक प्रगति की। तो अब भारत को जरूरत है कि पश्चिमी देशों के साथ जो हम रिश्ता बना हुआ है वो तो रहे, लेकिन हम पूर्व की ओर भी ध्यान रखें। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुआयामी दृष्टिकोण था PV नरसिंह राव जी का कि इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। और उस पॉलिसी के अंतर्गत देखें तो बेसिकली आसियान देशों के संगठन के बाद ये पॉलिसी बना पूर्व की ओर। आसियान कंट्रीज में कौन कौन है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और थाईलैंड। इसको हम मैप में भी देख लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का महत्व भी इस बात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि ये देखिए भारत है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से ये सारे देश लगे हुए हैं जो भी आसियान के देश हैं, जो भी आसियान के देश हैं। आसियान के देश बेसिकली है कौन? तो बर्मा तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी है, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों के साथ हमारा संबंधों में अगर प्रगाढ़ता होगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, तब फिर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है यह काफ़ी विकसित होगा। साथ ही हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जो कि जहाँ की विकास की ज़रूरत है, जो विकास से आज भी महरूम है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पहाड़ी और जनजातीय इलाका है, तो इन्हें ये रास्ता जो है विकास का एक महत्वपूर्ण जो है हाईवे प्रदान कर सकता है। तो इसलिए पूर्व की ओर देखने की ज़रूरत है और इन देशों के साथ हम कोलैबोरेशन करें, आसियान देशों के साथ, और इससे हमारा जो है विदेश नीति जो है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण जो है पड़ाव माना जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी के ही तर्ज पर जब मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने एक लिंक बेस्ड पॉलिसी नाम दिया। लिंक बेस्ड पॉलिसी, जिस तरह से जिस प्रकार लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसी प्रकार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनकर आए 2004 में, तो इन्होंने
एक लुक ईस्ट पॉलिसी के तर्ज पर ही लिंक बेस्ड पॉलिसी का नारा दिया। और लिंक बेस्ड पॉलिसी बेसिकली है क्या? तो हम जिस तरह पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर डाल रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध है, तो ठीक उसी प्रकार हम जो खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र, तो इन देशों के साथ साथ ईरान, इनके साथ भी संबंध हम बढ़ाएं। क्योंकि विशेषकर देखें तो भारत को चाहिए ऊर्जा सुरक्षा। जो पूरे विश्व के समक्ष जो ऊर्जा संकट का जो भय है, उनसे जो ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, तो वह जो वेस्ट के देश हैं जैसे इजराइल, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, तो इनसे हम संबंधों को और अधिक बढ़ाएं। चूँकि काफ़ी सारे भारतीय जो है वो रोजगार के लिए इन देशों में जाते हैं, वहाँ रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है। जो भी हमारे ऊर्जा के लिए जो तेल आता है, तो लगभग 70 से 80% तेल इन्हीं देशों से आते हैं। तो इसलिए इन संबंधों पर जोर देने के लिए लिंक बेस्ड पॉलिसी मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया। मनमोहन सिंह के काल में एक चीज़ और आया, गुट निरपेक्षता 2.0। जब पूरे विश्व में यह चर्चा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन लगातार प्रासंगिकता खोती जा रही है, तो ऐसे में क्या वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस लिहाज से विदेश नीति विशेषज्ञों द्वारा एक संज्ञा दिया गया नहीं, बल्कि गुट निरपेक्षता की आज और भी अधिक जरूरत है बदले परिदृश्य में, और इसका नाम दिया गया गुट निरपेक्षता 2.0। अब आइए एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर आए, तो उनके द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया। मतलब जो नरसिंह राव के द्वारा दिया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, तो लुक मतलब पूर्व की ओर देखो, तो यहाँ पर मोदी जी का यह आह्वान था कि अब देखना नहीं, अब करने की जरूरत है। और यही कारण है कि गणतंत्र दिवस में जब 10वें आसियान देश के राष्ट्राध्यक्ष को जब आमंत्रित किया गया, तो फिर यह भारत की बढ़ती हुई शक्ति और पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा बढ़ते हुए और प्रगाढ़ होते हुए संबंधों को मजबूती के साथ आकृष्ट करता है। 2014 के बाद देखिए आसियान देशों के साथ तीव्रता से आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया। और इसके साथ ही मोदी जी के कार्यकाल में कि पूर्व की ओर देख लिए, पश्चिम की ओर भी देख लिए, लेकिन मध्य एशिया का देश छूट रहा है, जो कभी न कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और बड़े बड़े जो चारागाह वाला देश है, वर्षा कम होता है चूँकि हिमालय पर्वत वर्षा को रोक लेता है। तो जो भी मध्य एशिया के जो देश हैं, इनको हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, और इसमें अगर हम देखें तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, इन देशों को फोकस किया। लिंक बेस्ड पॉलिसी में इन देशों को फोकस किया गया। अब बच गया मध्य एशिया। तो मोदी जी के आह्वान पर ये जो सोवियत से, रूस से अलग हुए जो कुछ देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो ये जो 5 देश हैं, तो ये हिमालय के उस पार के देश हैं और बड़े बड़े चारागाह होते हैं, बर्फ से ढके हुए देश हैं। और यहाँ पर अब हाल फिलहाल के दिनों में तेजी से ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है, विज्ञान प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। तो इन देशों की जो आर्थिक हैसियत बढ़ी है, तो भारत का ध्यान इधर और इधर के साथ साथ इधर भी होना चाहिए। तो मध्य एशियाई देशों के साथ मोदी जी ने संबंधों को काफ़ी बढ़ावा देने का बात किया। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसी काल में ये नार्डिक जो देश है, 5 देश हैं, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, तो इन देशों के साथ भी संबंध बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो इस अनुसार से देखें पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध, मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध और नार्डिक देशों के साथ संबंध। और इसके साथ साथ एक और चीज आया कि सिर्फ पूर्व पश्चिम क्यों, हम दुनिया के सभी देशों के साथ संबंध को बढ़ाएं और विकसित करने का प्रयास करें। और इसके लिए देखिए यूरोपीय देशों के साथ, खास करके फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और मोदी जी के ज़माने में एक चीज़ और देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत का अमेरिका की ओर झुकाव वो बढ़ रहा है, और अमेरिका का भी भारत की ओर झुकाव बढ़ रहा है। तो ये मुख्यतः जो है भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, महत्वपूर्ण पड़ाव थे। एक चीज और हम देख लेते हैं कि भारतीय विदेश नीति के कुछ आधारभूत सिद्धांत, और वो आधारभूत सिद्धांत जो होता है
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हम भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भले ही संविधान में संशोधन हो, परंतु जो मूल तत्व हैं, जो आधारभूत संरचना है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो भारतीय विदेश नीति में भी कुछ तत्व हैं, भले ही सरकार बदल जाए, कांग्रेस की सरकार रहे, एनडीए की सरकार रहे, जनता दल की सरकार रहे, तीसरा मोर्चा की सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, विदेश नीति में बदलाव तो होगा ही और होते ही रहा, लेकिन कुछ आधारभूत सिद्धांत है जिसमें कभी बदलाव नहीं होता है, भले ही सरकार बदल जाए। तो ये 7 पॉइंट है भारतीय विदेश नीति के, ये आधारभूत सिद्धांत हैं। सरकार बदल जाए परंतु ये आधारभूत सिद्धांत नहीं बदलता है। अब उनमें पंचशील है, दूसरा गुट निरपेक्षता है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा। पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे, साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध करते रहेंगे, रंग भेद नीति का हमेशा विरोध करते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा के लिए हम हमेशा पक्षधर रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं भारतीय विदेश नीति का, जो सरकार बदल जाने के बाद भी विदेश नीति नहीं बदलता है। तो ये था हमारा विदेश नीति पर पहला क्लास। इस क्लास के माध्यम से हमने पूरे विदेश नीति का एक संक्षिप्त रूप में एक खाका खींचा है। मुझे विश्वास है कि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो उनको इस क्लास से काफ़ी फायदा मिलेगा। हालांकि इस संबंध में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो महत्वपूर्ण नोट्स है, उसको पढ़ना ना भूलिएगा। और इसी तरह से हम विदेश नीति और अन्य सभी विषयों पर हम बातें करेंगे, क्लास लेंगे।